वेलकम। इस वीडियो में हम करेंगे सब्जेक्ट मैथमेटिक बेसिक का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया 2023-24। ओके, चले आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 20। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटर्न एज ए इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्र एंड बी इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई आर प्राइम नंबर, देन एच सी एफ क्या होगा? इन चार ऑप्शन दी हुई है। तो एच सी एफ क्या होता है बेटा? कॉमन जो विद लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर। ए नंबर ए दिया हुआ था, बी ए दिया था, तो एच सी एफ मांग रहा था। तो एच सी एफ ए ऑफ बी का क्या होगा? कॉमन एक्स एक्स दोनों में आ रहा है, वाई भी दोनों में आ रहा है, लिख दिया। अब पावर क्या लेते हैं? छोटी पावर। इसमें 3 थी, यहाँ पे 1 थी तो 1 आएगी। यहाँ पे y की पावर 2 थी, 3 थी, छोटी पावर क्या आ रही? 2 आ रही। तो एच सी एफ कितना आ जाएगा? एक्स वाई स्केयर। सो ऑप्शन चेक करेंगे, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहे हैं एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट टू डिजिट कॉम्पोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा? चार ऑप्शन दी हुई है। चलिए, कॉम्पोजिट नंबर सबको पता होने चाहिए। चलो, ये ऐसे मैंने नेचुरल नंबर लिखे 1 2 3 अप टू 11 तक। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, जैसे 2 3 5 7 11, ये प्राइम नंबर थे। बाकी जो बचे वो कॉम्पोजिट नंबर है। यहाँ से शुरू होंगे 4 से, जो दूसरे के टेबल से कट जाएं। 4 6 8 9 10, ये सारे कॉम्पोजिट नंबर थे। अब देखिए, अब क्या लिखा है? एलसीएम निकालना है। स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर, टू डिजिट कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा है? 10 है। स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर, ठीक है। सो लिख देंगे स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर 10। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। अब इनका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम किसी तरीके से भी निकाल लो। 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, फैक्टर बना दिए 4 के फैक्टर। 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 लिखेंगे पावर की फॉर्म में, लिख लो 2 का स्क्वायर। तो एलसीएम में क्या होता है? सभी फैक्टर लिखते हैं, कॉमन है कि नहीं है, सभी लिखते हैं 2 5, और पावर लेते हैं बड़ी। यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2, बड़ी पावर लेनी है। ठीक है, ये हो गया 4 इंटू 5, दैट इज़ 20। सो ऑप्शन चेक कर लेंगे 20। यस, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इफ़ x इक्वल टू 3 इज़ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस 2kx माइनस 6, देन वैल्यू ऑफ k इज़, चार ऑप्शन दी हुई है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? रूट ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन। जो रूट्स हैं हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करती, मतलब ये इक्वेशन दी हुई थी, इसकी एक रूट दी हुई एक्स इक्वल टू 3, मतलब एक्स की जगह 3 रख दो, आपने जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है इक्वल टू 0 कर दो, अपने आप ही के निकल आएगा। रूट ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन, एक्स की जगह 3 रख देना, इक्वल टू 0। ये बन गया 9 माइनस 6 के माइनस 6 इक्वल टू 0। 9 में से 6 गए, 3 बचेंगे, 3 माइनस 6 के इक्वल टू 0। माइनस 6 के इक्वल टू 3 उधर जाएगा, -3। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, दैट इम्प्लाइज के कितना आ गया? 3/6 का मतलब 1/2। सो ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1/2। चले अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 y इक्वल टू -7 हैज़ 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। चार ऑप्शन दी हुई है। सबको पता है जो y का ग्राफ होता है हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, कहने का मतलब जो y का ग्राफ होगा वो कैसा होगा? ये y का ग्राफ हॉरिजेंटल लाइन होता है। y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7, मान लो -7 रफली यहाँ पे मिलेगा, हमेशा लाइन क्या हुई? ऐसी बनेगी। ठीक है, ये y इक्वल टू -7 का ग्राफ होगा, हॉरिजेंटल लाइन होता है। ठीक है, ये y इक्वल टू -6 का ग्राफ है, 0 y कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे। ये जो मैंने अब कर दी ग्रीन कलर से, ये y इक्वल टू 0 का ग्राफ हो गया, दैट इज़ y इक्वल टू 0 हो। एक्स एक्सिस को ही y इक्वल टू 0 बोलते हैं। अब देखो ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल हैं, कभी मीट करेंगी तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है। कितने सोल्यूशन होंगे जब लाइंस पैरेलल हैं? तो कोई आंसर नहीं होगा, नो सोल्यूशन। ठीक है,
सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो वाई का याद रखना है, हॉरिजेंटल लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन है वैल्यू या वैल्यूज ऑफ के फॉर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन हैज़ इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। इक्वल रूट्स की कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट हमें दिया हुआ इक्वल रूट्स है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है, लगा देंगे डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो। ए बी सी पता है, ए क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ये ए होगा। बी क्या होगा एक्स को छोड़ के, ये सारा बी होगा विद माइनस साइन। और सी क्या होगा विदाउट एक्स, ये सारा सी है। अब इनकी वैल्यूज़ प्लग इन कर दो। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू ज़ीरो। बी की वैल्यू थी माइनस के, फोर इंटू ए था टू और सी था के इक्वल टू ज़ीरो। अब आगे क्या आ गया, ये के स्क्वायर हो गए, पॉजिटिव हो जाएगा माइनस एट के। इनमें से के कॉमन ले लो तो आंसर निकल आएगा। के जब कॉमन ले लिया यहाँ बचेगा के माइनस एट। अब लाइन लिख देंगे आइदर के इक्वल टू ज़ीरो और के माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो। आइदर के इक्वल टू ज़ीरो और के माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से के तो ज़ीरो निकला है, यहाँ से के कितना निकला है आठ। दो आंसर निकलेंगे, के ज़ीरो भी हो सकता है। ऑप्शन डी ओनली ज़ीरो, फोर ओनली एट या ज़ीरो एट। दो हैं, के की वैल्यू ज़ीरो है या एट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चले अगला पार्ट। सिक्स क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या था जो वाई कोऑर्डिनेट है। चले वैसे भी देखो 3,5 ये मिलेगा। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा है, एक्स एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस पूछा है, ये उधर। तो ये किसके बराबर होगा? तो इसके बराबर ही होगा कि नहीं। तो डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 5 यूनिट। सो आंसर इज ऑप्शन सी। और याद रख लें डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है, जो वाई होता है वो होता है। और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछे, अगर वाई एक्सिस से पूछा होता ये डिस्टेंस तो वो क्या होता है 3 होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, फिर आंसर होता है 3 ये वाला, ठीक है। सो फिलहाल जो है उसका आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन 5, ठीक है। चले अगला। अब सेवन्थ में लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर वी हैव गिवन ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई पी आर इक्वल टू सी ए बाई पी क्यू। देन चार में से कौन सी ऑप्शन सही होगी? कह रहे हैं ये दो ट्राइंगल है, दिस अपॉन क्यू आर इज़ प्रोपोर्शनल टू बी सी बाई पी आर देन सी ए ओवर पी क्यू। मतलब ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो गए? अब अपने आप देखो ए बी सी, अगर पहले इनके उठाए ना ए के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, क्या होगा एंगल क्यू उसका, ए इज इक्वल्स टू क्यू। बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा एंगल, आर होगा। ऑर्डर सही होना चाहिए, ये लिखा हुआ ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, क्यू वाला इक्वल था। बी के कॉरस्पॉन्डिंग इसका बी सेकंड एंगल किसके इक्वल है, आर, इसका सेकंड एंगल, ऐसे, ठीक है। अब आगे बी सी था, तीसरा पॉइंट ले लो, आर छोड़ दो, आर तो यहाँ भी आ चुका है, मतलब सी आर के बराबर है। सी एंगल किसके बराबर है, ठीक है, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल पी, ठीक है। एंगल सी ये तीसरा इसके बराबर है। तो अब पहली ऑप्शन चेक करो, ये इस ऑर्डर में है, ठीक है। पी क्यू आर उसने बोला सिमिलर होगा किसके, सी ए बी के, ये लिखा है। तो अपने आप देखो मैंने अभी लिख दिया पी किसके बराबर है, सी के। क्या पी सी के बराबर है, यस। उसके बाद देखो क्यू किसके बराबर था, ए के, क्यू ए के बराबर है, यस, बिल्कुल सही है। तीसरा तो अपने आप ही आर किसके बराबर है, बी के बराबर है, यस। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक करेंगे गलत हो जाएंगी, देख लो। क्या दूसरी अगर मैं ऑप्शन देखूं क्या ये बात सही है? बोल रहा कि पी ए के बराबर है, पी ए के बराबर है, वो तो सी के बराबर था, गलत है। उसी तरह अगली देख लो ऑप्शन सी बी ए सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या सी पी के बराबर है, यस, पहली बात तो सही है। क्या बी क्यू के बराबर है, नहीं, बी तो आर के बराबर था, मतलब ये भी गलत है। उसी तरह ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑर्डर सही रखना है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा था, क्यू,
बी के कॉरस्पॉन्डिंग आर और सी के कॉरस्पॉन्डिंग पी। आर यहाँ भी आ चुका, बी जैसे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सबको पता सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ए सिमिलैरिटी है, एस से एस सिमिलैरिटी है, ट्रिपल ए भी सिमिलैरिटी है, बट आर एच एस कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंसी का रूल है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 9th क्वेश्चन है, इन फिगर टी पी and TQ are tangent to a circle with center O. If angle POQ equal to 110, what is the angle PTQ? ये वाला एंगल निकालना है। 4 ऑप्शन दी हुई थी, मैंने फिगर ये बना दिया आपको। ये 110 था, ये वाला एंगल निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सबको पता है 90 डिग्री। OPT इज़ 90। टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसी तरह ये टेंजेंट, ये रेडियस, ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री OQT। अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, 110 डिग्री प्लस 90 प्लस 90, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस PTQ इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, चारों एंगल का सम 360 है। ये टोटल कितने हो गए? 200, 290 हो गए। 290 फिर माइनस कर देना, तो जवाब आ जाएगा आपके पास। 290 माइनस किए तो आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज़ 70 डिग्री। 360 डिग्री इसे 290 माइनस कर दिए, दैट इज़ 70 डिग्री। आई होप क्लियर है। 70 डिग्री ऑप्शन क्या आ जाएगी? सो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आगे, कॉज ए 4/5 है, देन वैल्यू ऑफ tan ए क्या होगी? एक टी रेशो दे दी कॉज ए। कॉज ए का आंसर हमें कितना दिया हुआ था? 4/5, और मांग के रहे हमारे पास tan ए। तो कॉज क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। इस एंगल ए को देख रहा है तो बेस ए हो जाएगा। बेस कितना था? 4 ले लेंगे, चाहे के लेना ले। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। ये 5 है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब ये परपेंडिकुलर जो था ये निकल आएगा, बिकॉज tan हमें निकालना वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। निकाल लो आप। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सबको पता ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 25 इक्वल टू 16 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया। मत माइनस कर देंगे, माइनस करके कितना आ गया? 9 इक्वल टू पी स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज पी का आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से स्क्वायर हटा, 9 का स्क्वायर रूट यानी कि 3। अब मेरे पास ये साइड आ चुकी है, परपेंडिकुलर कितना आ गया? 3। तो अब बोल दो tan ए कितना हो जाएगा? वो होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर 3 और बेस 4, 3/4। ऑप्शन चेक कर लेंगे, tan ए 3/4। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 है, इफ हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द इट्स शैडो देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। मान लो ये टावर था, ये उसकी शैडो है टावर की। ठीक है, दोनों बराबर दी हुई है। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द शैडो। अगर हाइट टावर की h है तो उसकी शैडो भी h है। देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन की बात कर रहा है, सन की बोल दे, ये सन हो गया, चाहे टॉप ऑफ टावर बोल दे, एक ही बात है, एक ही लाइन में होंगे, इसी कारण तो शेडो आ रही है। सन या टॉप ऑफ टावर, मान लो एंगल था थीटा, लेट एंगल थीटा था, लेट एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। तो अब कौन सी टी रेशो बन सकती है? सबको याद करो, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan ही होता ना, तो कौन सी अप्लाई कर सकते हैं? एक तरह परपेंडिकुलर हो गया, एक तरह बेस हो गया, तो tan थीटा अप्लाई कर देंगे। वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस मीन्स ए बी बाय बी सी। ए बी एच मान लिया था, लेट हाइट ऑफ टावर एच है, उसकी शेडो भी एच है, ये कैंसिल हो जाएंगे। tan थीटा कितना आ गया?
1 कैंसिल हो गए। अब tan की टेबल पर 1 कब मिलेगा याद करो, tan 45 पे होता है, tan 45 डिग्री। अब ये दोनों सेम है तो एंगल थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर या सन इज 45 डिग्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 12th क्वेश्चन था 1 माइनस कॉस के रे कितना होगा। तो ये सबको ये आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। तो कॉस अगर उधर भेज दूँ कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह ए लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा फिर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए वो किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर ए के बराबर। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13th। अब 13th क्वेश्चन है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज सेम एज साइड ऑफ स्क्वायर, देयर पेरीमीटर आर इन द रेशो। तो सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा कि जो सर्कल का रेडियस है, मान लो रेडियस है सर्कल का आर, और जो स्क्वायर था उसकी साइड मान ली ए, आपस में इक्वल दिए हुए रेडियस और उसकी साइड दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, ये लिखा हुआ था। देयर पेरीमीटर की रेशो कितनी होगी, जो पहले बात लिखी उसका पेरीमीटर ऊपर रखेंगे, मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यही पूछा है कि नहीं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का मतलब सरकमफ्रेंस ही होता है। तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr, और स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, 4 इंटू साइड। इसका पेरीमीटर 2πr, उसका 4 इंटू साइड। आप किसी एक को चेंज कर दो, आर और ए दोनों बराबर दिए हुए थे, इस आर की जगह ए रख देंगे तो कैंसिल हो जाएंगे ना, ए से ए कैंसिल, ये 2 टाइम्स गया। आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई दिए हुए तो पाई की वैल्यू मैंने रखी π/2। सो उनकी पेरीमीटर की रेशो क्या आई, π/2। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऊपर हमेशा सर्कल क्यों रखा है, जो चीज़ की बात पहले चल रही है उसको ऊपर रखना है, स्क्वायर की बात बाद में चली है उसको नीचे रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लिखा है एरिया ऑफ सर्कल इज़ 154, रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। एरिया ऑफ सर्कल, तो ये तो सब बच्चों को पता ही है जी, कितना होता है πr²। 154 22/7 और रेडियस की वैल्यू पूछी है, पाई की वैल्यू रख दी, r² कितना आ जाएगा 154, 7 ऊपर चला गया, जो ऊपर वाली क्वांटिटी वो नीचे आ जाती है। 11 2 11 4 7 टाइम्स गया, r² आ गया बेटा 49। तो r कितना आ जाएगा 49 का स्क्वायर रूट, दैट इज़ 7, जो भी यूनिट थे, सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन ए डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर लेस देन 4। सबको पता है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल पॉसिबल आउटकम तो पता ही है, डाई को फेंका जाए, 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए 5 आए या 6 आए, फेव टोटल तो नीचे 6 हैं। अब बोला क्या, प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर लेस देन 4। इवन नंबर सबको पता है 2 4 6 हैं, और लेस देन 4 बोला है तो सिर्फ यही होगा। फेवरेबल केसेस कितने हैं, सिर्फ ये फेवरेबल केसेस हो गए। सो 1 फेवरेबल केस है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/6। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब 16th क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सबको पता है मॉडल क्लास कैसे ढूंढते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है। सबसे पहले देखते फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कौन सी, 20 द हाईएस्ट नंबर। इसके सामने वाली जो क्लास होगी वो होती मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास निकल के आ गई मेरे पास, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली 15 to 20। अब पूछा क्या, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। सो आंसर इज़ 15, लोअर लिमिट की बात की है। सो आंसर 15। ऑप्शन चेक कर लेंगे, यस ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चले नेक्स्ट। अब अगला लिखा है क्वेश्चन 17, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40/22
इज रोल्ड टू फॉर्म ए हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40। रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? एक शीट थी जैसे ये 40/22 की, ठीक है। इसको रोल किया हॉलो सिलेंडर, हाइट जिसकी 40 बनानी, हाइट 40 बनानी। जैसे मैंने इसको रोल कर दिया, हाइट 40 नज़र आ रही है आपको, रोल करके मैंने एक सिलेंडर दिख रहा है आपको, हाइट ये 40 है। और ये क्या बन गया? एक सर्कल बन गया। ये खोलेंगे तो ये एक सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है, वो किसके इक्वल आ जाएगी? 22 के इक्वल आ जाएगी। मतलब सरकमफ्रेंस एक तरह क्या होगी सर्कल की? 22, वहाँ से रेडियस निकल आएगा, ठीक है। चले आए अब देखें, तो ये हाइट 40 चाहिए हमें, तो मतलब ये अभी मैंने दिखाया था, ये कितनी हो जाएगी चीज़? 2πr, दैट इज़ 22 के बराबर आ जाएगी। सो सरकमफ्रेंस ऑफ टॉप जो होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या बेस, कुछ भी बोल दो, या टॉप या बेस, दैट इज़ 22। सरकमफ्रेंस सर्कल की शेप में है, मतलब सरकमफ्रेंस का मतलब 2πr, 22 है। यहाँ से अब रेडियस पूछा था, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, ये मान लो रेडियस आर था, तो रेडियस निकल आएगा। आर कितना आ जाएगा? 2 × 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। ये 22 कैंसिल हो जाएंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो नीचे आ जाएंगे। कैंसिल करेंगे 3.5 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन। चले अब क्वेश्चन नंबर है 18th। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। मीडियन इज़, 4 ऑप्शन दिए, मीडियन कैसे है? तो सबको पता है मीडियन कैसे निकालते हैं। एक डाटा दिया हुआ था, ये फ्रीक्वेंसी उसकी मैंने कॉलम वाइज बना दी। सबसे पहले क्या निकालते हैं? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलती है? पहला सेम ही रखते हैं, फिर उसमें 10 ऐड कर देंगे, 12 + 10 22। फिर 22 जो आया उसमें 15 ऐड कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे? 37। 37 में अब कितने ऐड कर देंगे? 8 ऐड कर देंगे, दैट इज़ 45। और लास्ट 45 में 11 ऐड कर देंगे, दैट इज़ 56। ये होता है n, और n मेरे पास निकल के आ गया 56। अगर n 56 है, उसका आधा करके देखते हैं। आधा कितना आ गया? 56 का आधा किया 28। अब चेक करते हैं 28 CF में कहाँ पे मिलेगा? 28 मतलब 22 तक तो यू कंप्लीट हो गए। 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 37 तक ये मिलेंगे। 22 के बाद 28 यहाँ से मिलेगा। अब उसके सामने वाली जो क्लास होती है ना, जो 30, ये वाली, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास कैसे निकल के आई? मीडियन क्लास 12 से 18 है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था? मीडियन क्लास 12 से 18। मीडियन क्लास ये पूछी थी बस। द मीडियन क्लास इज ऑप्शन बी 12 से 18। सो मीडियन क्लास इज 12 to 18। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर। चले 19th क्वेश्चन है जी। असर्शन लिखी है, द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस। रीज़न लिखा है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। और सर्शन एंड रीज़न के यही 4 ऑप्शंस होती हैं, कौन सी है? क्या 0,4 वाई एक्सिस पे लाई करेगा? यस। ये एक्स एक्सिस है, सबको पता है। ये वाई एक्सिस, एक्स 0 ये है और वाई 4, ये पॉइंट के नाम क्या आ जाएंगे? 0,4। तो उसने बोला कि एक्स पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस, बिल्कुल सही है। असर्शन बिल्कुल सही है जी, ठीक है। तो रीज़न क्या लिखा है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0। हाँ, वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स कितना होता है? 0 ही होता है, सबको पता है, बिल्कुल। रीज़न भी सही है, ट्रू एक्सप्लेनेशन है। सो बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation. So option A is the correct answer. बाकी ऑप्शंस गलत है। रीज़न भी सही है, assertion भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चले अब 20th क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। 20th क्वेश्चन है, assertion लिखी HCF ऑफ टू नंबर इज़ 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 150 देन देयर LCM इज़ 40। क्या assertion सही है? पहले तो ये देखो, हमें पता है एच सी एफ इंटू एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज़ 5, एच सी एफ तो 5 दिया हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट, जो दो नंबर थे उनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 150। तो उसने बोला एलसीएम 40 होगा। देख लो एलसीएम कितना आ रहा है, क्या 40 आ रहा है? पहले चेक कर लो। 5 से डिवाइड कर देंगे, ये तो आ रहा है 50। एसर्शन ही गलत है,
रीज़न तो कोई चेक ही नहीं करने की ज़रूरत। जब असर्शन ही गलत हो जाए ऑप्शन हमेशा सी होती है। असर्शन जब गलत हो ऑप्शन डी होगी। असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। रीज़न जो भी लिखा होगा चेक कर लो चाहे ना करो तो भी सही है। सो रीज़न लिखा है टू फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी, बिल्कुल सही है रीज़न। सो ऑप्शन क्या आ जाएगी कि सर्शन इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ ट्रू, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद मैं बाकी सेक्शंस भी अपलोड करूँगा, स्टैंडर्ड का भी अपलोड किया हुआ है, चेक कर लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।